परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कबीर रंगलेस प्रवीण पर। बहु प्रतीक्षित कार्यक्रम एक्सक्लूसिव मोटिवेशनल इंटरव्यू का पहला इंटरव्यू आज रिकॉर्ड हो रहा है। इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा आप लोग बहुत समय से कर रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रथम आमंत्रण जो मैंने भेजा है वो है हमारे प्रदीप भारद्वाज जी। प्रदीप भारद्वाज जी के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदीप भारद्वाज जी पिछले कई वर्षों से शिक्षण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह जो कार्यक्रम ब्रज के सितारे हैं, इस कार्यक्रम पर मैं ब्रज की ही महान अनुभूतियों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। इसी क्रम में पहला आमंत्रण स्वीकार करा है आदरणीय प्रदीप भारद्वाज जी ने। आज शिक्षक दिवस का दिन है और इस दिवस पर एक टीचर का इंटरव्यू लेना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं बहुत धन्यवाद के साथ भैया का स्वागत करता हूं कि भैया ने मेरा जो आमंत्रण है वो बड़े सहज रूप से स्वीकार करा। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद कवराज जी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया, जिससे हम अपने विचारों को समाज के कोने कोने तक पहुंचा सकें। हमारी जो ग्लोरियस की पहचान है, हमारा जो परिवार चलता है, इस परिवार के जो विचार हैं, इसे हम समाज के कोने कोने तक आपके माध्यम से पहुंचा सकें। मैं इसके लिए पुनः दिल की गहराइयों से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये तो भैया आपका बड़प्पन है, वरना इतने व्यस्ततम समय में से जो आपने थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाला, मैं और मेरे व्यूअर्स आपके बहुत आभारी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरव्यू का पहला सवाल। प्रदीप जी, कितने समय से शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं? सर, मैं टीचिंग में सन 2008 से पढ़ा रहा हूँ और एक कहावत है कि जिस उम्र में बच्चे कंचे खेलते हैं ना, मैं उस उम्र में कलम से खेलने लग गया था। खेलने कूदने की उम्र में मैंने कलम को थाम लिया था और सन 2008 से, जब मैं खुद बच्चा था, मैं खुद 8वीं क्लास का छात्र था, तभी से मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। शुरुआती दौर काफ़ी संघर्ष भरा रहा, काफ़ी मुश्किलें भी रहीं और जितनी कम उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू किया वो एक काफ़ी संघर्ष भरा दौर था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सीखते गए और आगे बढ़ते गए, चलते गए। वैसे तो पैसा कमाने के लिए सारे पेशे हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। पर भारद्वाज जी, जानना ये है कि टीचर बनने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कब आपने ये तय किया कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब टीचिंग में आया तो मेरा बचपन से एक ख्वाब था। बचपन से ये था कि या तो फौजी बनना है या फिर टीचिंग करनी है। यानी देश प्रेम को लेके बचपन से ही ऐसा माहौल था मेरा कि मुझे देश सेवा में लगना है। तो मैंने 2 रास्ते चुने, या तो फौजी बनूंगा या टीचर बनना है। तो लास्ट में मैंने देखा मेरा मन जैसे जैसे बड़ा होता गया, समझदारी होती गई और जैसे जैसे मैं 4वीं क्लास में आया तभी मेरा क्लियर हो गया कि मुझे केवल टीचिंग में ही जाना है, ये मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है। और टीचिंग में सिर्फ इसलिए नहीं आया कि ये व्यवसाय का केंद्र है, ये केंद्र होना भी नहीं चाहिए, मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। टीचिंग में सिर्फ वही लोग आने चाहिए जिन्हें अपने देश से प्रेम हो, अपनी माटी से प्रेम हो और जो नई पीढ़ी को कुछ सिखा सकें और नई पीढ़ी से सीख भी सकें। सीखने और सिखाने की क्षमता में जिन लोग इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हीं लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए। जी जी, बेशक। और सर, बात रही प्रेरणा की, तो सर जब हम गांव में रहते थे, गांव परिवेश से बड़े हुए बच्चे हैं सर हम, तो हमारे गांव के जो विद्यालय था उसमें हमारे जो गुरुजी थे, तो उन्हें जब हमने देखा कि वो जब भी जहाँ भी जिधर भी जाते हैं, पूरे गांव में उनको जो सम्मान मिलता था, उससे सर मैं बहुत प्रभावित था। तभी मैंने 4वीं क्लास में डिसाइड कर लिया था जीवन में कुछ करना है तो एक शिक्षक बनना है। वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शिक्षक का जो कर्म है वो शायद बहुत ज्यादा ईश्वरी कर्म है। मेरा मानना यह है कि जैसे ईश्वर अपनी संरचनाओं को बनाता है, वैसे ही एक शिक्षक अपने बच्चों को गढ़ता है। इसलिए शायद
शिक्षक को ईश्वर का दर्जा दिया गया है कि गुरु और ईश्वर जो है वो बराबर के तब्दे पर हैं, क्योंकि गुरु जो अपने बच्चे को है वो बड़ा करता है और ईश्वर उन्हें जन्म देता है। भारद्वाज जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जब मैं इस संस्थान में आया तो मुझे यहाँ पता चला कि आप सिर्फ यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, अन्य और भी माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है, पर आप अपने संस्थान में सिर्फ यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे का क्या तथ्य हो सकता है? जी सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि यूपी बोर्ड में आप देखिए समाज में अधिकांश वही बच्चे पढ़ते हैं जो या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है, या कोई आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, परिवेश अच्छा नहीं मिला, माहौल अच्छा नहीं मिला। आज आप देखेंगे थोड़ा बहुत ही यदि गार्जियन समर्थ है तो कोशिश करता है अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय, सीबीएसई विद्यालय या आईसीएसई या इंग्लिश मीडियम या किसी भी अन्य विद्यालय में पढ़ाए। यूपी बोर्ड अधिकांश वही लोग हैं जिनके वही उन्हीं परिवार के बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड दिक्कत में रहता है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन बच्चों को जो शिक्षा का जो माहौल है जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। सर हमने वो दर्द झेला है, हम हिंदी माध्यम में पढ़े, हमने संघर्ष देखा है, हमने मुश्किलें देखी, किस तरीके से बच्चे को मतलब सवाल पूछने की कोशिश भी करेगा ना, पूछने से पहले बंद कर दिया जाता है। दूसरा, किसी भी संस्थान में जाने से पहले ना 10 बार सोचता है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। वो बच्चे को ऐसा लगता है मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कैसे पढ़ूं। सर कहाँ जाएंगे ये बच्चे? हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। तो सर इन्हें हमने ये बीड़ा उठाया था। शुरुआती दौर में हम सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने वाले में पैसे लेके सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, इन्हें कौन पढ़ाएगा सर। इसलिए हमने बिल्कुल इंग्लिश मीडियम को छोड़ के केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए रास्ता चुना। अब हम केवल कई वर्षों से केवल हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाते हैं। और सर हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलाते, हम एक परिवार चलाते हैं। यहाँ पे पढ़ने वाला हर बच्चा हमारा छोटा भाई बहन है। हमारा हर प्रयास यही रहता है कि हर तरीके से इस बच्चे को उन बच्चों से आगे ले जाए, और जितना भी हमसे हो पाता है इमोशनली सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट, या जितना भी हमने सीखा है अपने गुरुजनों से, समाज से, आध्यात्मिक गुरुओं से, हिंदी साहित्य से, लिटरेचर से, जितना भी हमने सीखा है हम उससे भी ज़्यादा इन बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे संस्थान का सर एक ही नारा है, शिक्षा नहीं है व्यापार, हमारा संस्थान देता है शिक्षा के साथ संस्कार। हम अपनी शिक्षा के साथ संस्कारों पर विशेष जोर देते हैं। और सर हमने एक खास बात देखी है कि आप हिंदी माध्यम के बच्चों को देखिए, जो गुरु शिष्य परंपरा थी ना हमारे वेदों में, शास्त्रों में, जो गुरु शिष्य परंपरा का जो उल्लेख मिलता है वो केवल हिंदी माध्यम के छात्रों में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो सम्मान मिलता है ना वो इतना अद्वितीय, इतना अनमोल सम्मान है, सबसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। ये सच है कि आप इंग्लिश मीडियम को पढ़ा के पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं कमा सकते हैं। मैं इसलिए जो योग्य लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन सभी से यही कहना चाहूंगा, आइए अपनी गुरु शिष्य परंपरा को निभाइए। जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं इनको एक बार पढ़ा के देखिए, ये आपके लिए इतना सम्मान देंगे, इतना प्रेम करेंगे, शायद आपको जीवन में कहीं पे ना मिले। बहुत बढ़िया बताया भरद्वाज जी आपने। मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल के समय में सबको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपके क्या विचार हैं? बतौर सरकारी शिक्षक आपकी क्या योजनाएं रह सकती हैं? अगर भविष्य में कभी आपको मौका मिले सरकारी सेवाएं देने का तो उन पर आपकी क्या राय है? सर हम विचार कर भी रहे हैं इसके ऊपर। यदि हम भविष्य में सरकारी शिक्षक बनते हैं तो हमने ये विचार किया है हम अपने संस्थान को एनजीओ परिवर्तित कर देंगे और सभी हिंदी माध्यम के सभी छात्रों के लिए 0 फीस पर निःशुल्क शिक्षा आगे की लगातार जारी रहेगी। सही बच्चों को 0 फीस पर निःशुल्क शिक्षा सही बच्चों को, सभी छात्रों को प्रदान की जाएगी जो ये बच्चे हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर राजकीय सेवाओं में प्रदीप भारद्वाज जी का चयन होता है तो उसके बाद वो अपने संस्थान को एक एनजीओ में परिवर्तित करते हैं। ये सेवा, ये भावना सिर्फ एक शिक्षक में आ सकती है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं, शिक्षक बनने के लिए समर्पण जरूरी है। बहुत अच्छे विचार हैं प्रदीप भारद्वाज जी आपके। आजकल की बड़ी समस्या है भारद्वाज जी, आपने भी सुना होगा, कोटा में गए हुए बालक जो हैं उनके बारे में सुनकर बड़ा दुख होता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या बताएंगे कि भविष्य का बालक कैसा है
और बालक का भविष्य कैसा होना चाहिए। इस उक्ति को आप संदर्भित करें, अपने विचार रखें इस उक्ति पर और एक अच्छा सा मैसेज दें उन बच्चों के लिए जो संघर्ष के समय में जूझ रहे हैं। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इसके लिए मैं पहले दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। सर आजकल की वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या कोई है छात्रों के बीच, तो यही है कि जैसा आपने पूछा भविष्य का बालक और बालक का भविष्य, ये सच है कि बालक का भविष्य बहुत जरूरी है। भविष्य को सिक्योर करने के लिए हम उसे लगातार प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। गार्जियंस भी, माता पिता भी, परिवार, समाज, शिक्षक सब लगे रहते हैं। पर एक बात देखिए, ध्यान दिया जाए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इतना ज्यादा बच्चे को फोकस कर देते हैं कि फोकस की बजाय वो प्रेशराइज हो जाता है और वो प्रेशर में आ जाता है, डिप्रेशन में आता है। बच्चे को लगता है कि ये एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक कहावत, एक लाइन है, एक गुरुजी थे उनसे मैंने सुनी थी कि जिंदगी में बस कुछ ना कुछ करते रहिए, यदि कुछ भी नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए सर। मैं सभी बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चों पे, और गार्जियन से भी कहना चाहता हूं, शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं कि बच्चों पे इतना प्रेशराइज न करें। आप उन्हें चीजों को रटाने की बजाय, थोपने की बजाय उन्हें स्वतंत्र छोड़ें, उन्हें तर्कों ज्ञान से समझाने का प्रयास करें। अपनी चीजों को जबरदस्ती थोपने का प्रयास न करें। हो यही रहा है कि कोई भी आता है बच्चों के ऊपर थोप के चला जाता है। टीचर आएगा, बेटा ये सुनूंगा, ये याद हो जाना चाहिए। भाई याद क्यों हो जाना चाहिए? बच्चे को इस हिसाब से पढ़ाओ ना कि उसे खुद समझ में आना चाहिए। उसे खुद इंटरेस्ट आएगा, वो खुद ही पढ़ लेगा। चीजों को हम थोपने में लगे हुए, बच्चों को समझाएगा कौन? तर्कों और ज्ञान के आधार पर बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं सही बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि कोई विषय मुश्किल नहीं होता। चीजों को रटना बंद कीजिए, केवल समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चीजों को छोड़ा नहीं जाता। अपनी सांसें रुकती हो तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। यदि आपको समझ नहीं आ रहा ना तो आप पढ़ाई बंद मत कीजिए, आप गलत कदम मत उठाइए, आप रास्ते अलग चुनिए, शिक्षा को दूसरा चुनिए। आप दुनिया में शिक्षा कोई कमी थोड़ा ही है। बहुत सारे लोग ऐसा इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हो सकता है किसी एक की भाषा आपको समझ में आए, किसी एक के विचार समझ में आए, दूसरे के समझ में आए। और वर्तमान तो सब तकनीक का युग है, आप कहीं से भी पूरे विश्व में किसी भी शिक्षक से कहीं से भी कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है, मैं सही बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी गलती नहीं है। आप बस मेहनत कीजिए, समझ नहीं आ रहा तो आप शिक्षक बदलिए। आप तब तक बदलते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि छोटे बालकों का, संघर्ष करते विद्यार्थियों का बहुत जल्दी हार जाना। आपके विचार वास्तव में प्रभावशाली हैं और लोगों पर प्रभाव भी डालेंगे। और मेरा जो इंटरव्यू का मेन मकसद जो था, मुख्य जो मेरा कार्य था इस इंटरव्यू के प्रति, वो यही था कि आपके विचार इन सभी लोगों को प्रोत्साहित करें और उत्साहित करें। जैसा कि आप एक शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ आपकी और भी कोई रुचियां हो सकती हैं या ऐसे कोई इंटरेस्टिंग काम जो आपको करना पसंद हो, ऐसा कुछ बताएं आप। सर वैसे तो मेरा सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग में ही रहता है और शिक्षण में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है। लेकिन जब भी मुझे कोई भी समाज सेवा का मौका मिलता है तो मैं उससे पीछे नहीं हटता। हालांकि ऑन कैमरा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपने प्रश्न पूछा है और आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो सर मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, मेरे से जो भी बन पाता है। हालांकि मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं, मैं कुछ नहीं करता, किसी के लिए कुछ नहीं करता। करने वाले सब ठाकुर जी, उन्होंने हमें माध्यम चुन लिया है, सब वही कर रहे हैं। वो वाली कहावत है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो सर वही हैं, हमें तो माध्यम चुन लिया है। तो मुझे जो उन्होंने माध्यम दिया है, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुझसे जो भी बन पाता है समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षण का क्षेत्र तो है ही है। इस विद्यालय में कोई बच्चा कभी भी आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं सर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, पढ़ रहे हैं लगातार, पिताजी कमाने वाले थे, अचानक से पिताजी बीमार हो गए और जॉब छूट गई, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। तो सर मैं आप बताऊं कि उस बच्चे को तब तक फ्री पढ़ाया जाता है जब तक उसके पिताजी या जो भी घर में आने का एंड है स्वस्थ नहीं हो जाते, पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते। स्वस्थ होने के बाद जब तक जॉब पर नहीं चढ़ जाते तब तक उस बच्चे को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। ये तो शिक्षण के क्षेत्र में हो गया। समाज सेवा में भी जब भी बात रक्तदान की आती है, हम एक एनजीओ सर रक्तदाता फाउंडेशन, उससे भी जुड़े हुए हैं। जब भी बात आती है एनजीओ की, रक्तदान की, तो हम सर कभी भी नहीं चूकते। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि
हर रक्षाबंधन पे मैं और मेरी बहन साक्षी शर्मा, हम दोनों भाई बहन रक्तदान करते हैं और एनजीओ है रक्तदाता फाउंडेशन, और ये सद्भावना ब्लड बैंक में प्रत्येक रक्षाबंधन पे हम दोनों भाई बहन रक्तदान करके समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें पूरे समाज को एक इसी नजरिए से देखना है। पूरा समाज अपना भाई बहन है, कभी भी किसी भाई बहन को कभी भी रक्त की जरूरत पड़ती है। सर आप देखते हो कितनी महामारी फैलती है, रक्त की बीच बीच में किल्लत हो जाती है। तो इस बार भी मैं लास्ट ईयर की तरह इस वर्ष भी मैं और मेरी बहन साक्षी शर्मा दोनों रक्तदान करने रक्षाबंधन पे गए थे। सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार पर तो हम प्रतिवर्ष करते ही हैं, बीच में कभी भी कोई भी कितनी बड़ी इमरजेंसी आ जाए, कोई व्यक्ति हमारे पास सूचित कर दे कि भैया हमें रक्त चाहिए, ऐसे ऐसे हमारी दिक्कत है, जब भी हमें इमरजेंसी चलती है तो सर हम स्वयं जाते हैं। हमारे परिवार के संस्था के बच्चे भी इसमें पीछे नहीं हटते और हमारी बहन जी, हमारा परिवार भी हमेशा रक्तदान के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस बार जो आपका जो संस्थान है, जो सद्भावना ब्लड बैंक है, उन्होंने हमें रक्तदान पर ये एक छोटा सा कप से उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने मैसेज दिया था कि सर ये कप खाली नहीं है सर, ये जो कप है इसमें आपके रक्त की जो बूंदें हैं वो समाज को संचित करेंगी। सर इस कप को हमेशा संभाल के रखिएगा सर। आपकी संस्थान में मैं पहले भी आया हूं आपसे मिलने के लिए और इस विषय के इंटरव्यू को लेकर भी चर्चा परिचर्चा के लिए मैं आया था। मैंने देखा कि आप जब क्लास लेते हैं और अभी जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं हम आपका, तो आपकी ऊर्जा जो है वो बड़ी ही चरम सीमा पर होती है। आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता, इसके पीछे क्या राज है? सर ये एक बहुत कॉमन प्रश्न है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आप सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद भी आप जैसे पहले बैच में होते लास्ट में बैच तक आपका प्रवाह, वाक्शैली और वही हंसमुख चेहरा रहता है। उसके बावजूद ही कभी कोई मिलता है तो वही हंसता हुआ चेहरा, कहते तुम्हें थकान नहीं होती, करता क्या हो भाई, इसका क्या राज क्या है? अक्सर लोग जानना चाहते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं पढ़ाने आता हूँ, मैं कभी मानता ही नहीं कि मैं पढ़ाने आता हूँ। मैं तो अपने विचारों को नई पीढ़ी के साथ साझा करने आता हूँ, न सिर्फ पढ़ाता हूँ, अपने विचार साझा नहीं करता, उनके विचारों को भी समझता हूँ, सीखता हूँ। मैं जितना उन्हें सिखाता हूँ, इधर लोग कहते हैं ना तुम सिखाते हो, सर मैं उनसे उससे भी ज़्यादा सीख के जाता हूँ। नई पीढ़ी के विचार, नई तकनीक, नई समझ, और जिस तरीके से नई पीढ़ी में बदलाव आया है, ये किस तरीके से तार्किक विज्ञान को साथ लेके, तकनीक को साथ लेके, अपनी पुरातन संस्कृति को साथ जोड़ के किस तरीके से चल रही है, इसे समझने आता हूँ सर। मुझे तो बड़ा आनंद आता है, मैं चीजों को सीखने आता हूँ, मुझे लगता ही नहीं मैं कोई काम करता हूँ। सर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये बात मैं अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, तो एक लाइन बताओ कि आपकी सकारात्मकता का राज क्या है? मैं एक ही बात कहता हूँ, आदमी कभी भी काम से नहीं थकता, काम की अधिकता से थकता है। आपने मान लिया कि आप काम करते हैं, अधिक करते हैं, तो आप निश्चित है कि आप थक जाएंगे। आप मानते ही नहीं कि काम नहीं करते। मैं नहीं मानता मैं काम करता हूँ, मुझे थकान ही नहीं होती। मैं तो एंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ, पूरा दिन इतना हंसते खेलते गुजरता है सर, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा तो विज्ञान जैसा विषय भी साहित्य से जुड़ जाता है। मैं एक बात कहता हूँ अक्सर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से, जीवन ही विज्ञान है। विज्ञान विषय का एक भी पहलू ऐसा नहीं है कि जो साहित्य से न जुड़ा हो, बस लोग लिंक नहीं कर पाते, क्योंकि विज्ञान के जो अधिकांश शिक्षक हैं वो हिंदी को नहीं समझते, हिंदी के शिक्षक विज्ञान को समझना नहीं चाहते। जरूरत है कि दोनों को जोड़ दिया जाए। विज्ञान ही जीवन है और जीवन ही विज्ञान है, विज्ञान ही साहित्य है। तो इन दोनों को लिंक करके आप इतना आनंद से रह सकते हैं, आपको कभी थकान हो ही नहीं सकती। तो एक कहावत है कि जो आदमी जितना व्यस्त है वो उतना मस्त है। और दूसरी बात, एक और बात जो मैं आपसे कहूँ, सकारात्मकता का राज क्या है? ऐसा नहीं है कि जीवन में तकलीफ नहीं, सर तकलीफें तो बहुत है। तकलीफें तो इतनी है कि गिनाने में लगे ना तो न जाने कितना समय लगेगा। लोगों ने मेरी कामयाबी की चमक देखी, लोगों ने मेरी कामयाबी की चमक देखी, उन्होंने मेरे आंसुओं से भरे बिस्तर नहीं देखे। वाह, बहुत जिंदगी में तकलीफें बहुत थी, लेकिन मायने नहीं रखती सर। जब आप किसी उद्देश्य के, जब आप मिशन पे निकल पड़ते हो ना, आपके विजन क्लियर होते हैं कि नहीं मुझे इस नई पीढ़ी को आगे लेके जाना है, इनके विचारों को समझना है, इनसे सीखना है। कभी मत मानो, मैं सबसे कहता हूँ आप वही काम करो जिसमें आपको अच्छा लगता है। आप कभी मानो मत क्या काम कर रहे हो, आप बस अपने कार्य क्षेत्र को अपने रुचियों में बदल दो। ये आपकी रुचि होनी चाहिए।
चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए, आपको लगना ही चाहिए काम कर रहे हैं। हम कोई काम करते सर, तो आप देखो हजारों लोग दोपहरी में कितना हजारों लाख लोग कितनी मेहनत नहीं करते बेचारे। हम तो बेचारे राजा बाबू की तरह बन के आते हैं यहाँ कुर्सी बैठ के अपनी बात कह दे, बिल्कुल बात कह दे, सुन ले, बेचारों को सीख रहे, समझ रहे। हम तो जीवन का आनंद ले रहे हैं सर। शिक्षा विभाग तो ऐसा ही सबसे सुंदर विभाग है सर। तो इसमें जो आदमी जितना व्यस्त है वो उतना मस्त है।